हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करी थी जिसमें वन क्लास हुई ओनली। ठीक है, हम लोगों ने इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ इकोनॉमी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो कि पूछी जाती है, जितने सारे एग्जाम होते हैं ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स थे उनके बारे में पढ़ा था। फादर माइक्रो इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी, इन सबके फादर कौन है, सारी चीज़ें हम लोगों ने करी थी। ओके, यदि आपने ना देखा हो तो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, अभी सिर्फ वन ही वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैंने लिखा है कि आगे की क्लास है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करती है वो किस बेस पे करती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आज की क्लास है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक जो है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो है वो किस बेस पे करती है, तो वो करती है प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ओके, इस आधार पे क्या करती है जो वर्ल्ड बैंक है वो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करती है। कब करती है? 1 जुलाई को करती है। ठीक है, कब करती है? 1 जुलाई को करती है। अब देखिए ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, मैंने तो समझ लिया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो होती है वो 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या करती है, प्रति व्यक्ति आधार पर कैपिटा इनकम के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन करती है, किसका? अर्थव्यवस्था का करती है। मैंने समझ लिया, लेकिन ये क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? यानी जिस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिस देश की अर्थव्यवस्था की बात करी जा रही है, वहाँ के जितने सारे लोग हैं उनकी एवरेज इनकम क्या है। ठीक है, अब औसत आय क्या है, उसी को बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय। चलिए इसको बहुत ही छोटे उसमें समझते हैं, एक घर से रिलेटेड। सपोज हमारा घर है, उसमें 5 मेंबर है। ठीक है, कितने हैं? 5 मेंबर हैं, और हमारे घर में जो इनकम आती है वो 10,000 आती है, सपोज मान लिया। ठीक है, टोटल 5 मेंबर हैं और 10,000 इनकम आती है। कितनी आती है? 10,000। चलिए टोटल इनकम, अब जो वो क्या बोलते हैं एवरेज निकाला जाता है, वो ये होता है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या करके निकालते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, हम जो एवरेज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी इनकम है उस घर की और कितने मेंबर है। मैंने बताया 5 मेंबर है मेरे घर में और 10,000 क्या है, इनकम है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति की कैसे निकालेंगे कि कितनी इनकम होगी, तो हम क्या करेंगे भैया, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2,000, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति की कितनी आ जाएगी, 2,000 इनकम हो जाएगी। सेम यही फार्मूला अप्लाई किया जाता है जब नेशनल लेवल पे जो आय है निकाला जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक घर का एग्जांपल लेके मैंने बताया कि प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम होती क्या है, तो एक एवरेज इनकम होती है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की एक एवरेज इनकम को क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अब ये तो हो गया, मैंने एक घर का लेके एग्जाम्पल बताया। अब जो प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, प्रति व्यक्ति, ठीक है, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय और अपॉन में वहाँ की जनसंख्या। ठीक है, कुल जनसंख्या उस राष्ट्र की जनसंख्या, ये होता है प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला। ऐसे ही निकलता है जैसे मैंने अभी घर का बताया, मैंने टोटल इनकम निकाल ली थी और टोटल मेंबर निकाल लिए थे, प्रति व्यक्ति आय निकल आई। ठीक है, यही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। सपोज 10,000 हमारे देश की, सपोज मान लेते हैं 10,000 क्या है हमारी राष्ट्रीय आय है और 5 मेंबर हैं, तो निकाल लिया आराम से भैया, 2-2 हज़ार सबकी क्या हो जाएगी, एवरेज में प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखिए यहाँ ये चीज़ तो मैं समझ में आ गया, चलो ठीक है, कुल जनसंख्या क्या है समझ में आ गया कि हाँ इतनी जनसंख्या है, तो चलो इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो कोई नहीं, आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं इसको बहुत ज़्यादा इजी वे में समझाऊंगी और इतना ज़्यादा इजी वे में समझाऊंगी, आई थिंक आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इसी का टर्न है कि राष्ट्रीय आय कैसे निकलती है, क्या होती है GDP, क्या होती है GNP, क्या होती है NNP करके बोला जाता है, सारी चीज़ें बताऊँगी। ठीक है, अभी यहाँ बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक क्या होती है, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है, वो किस बेस पे करती है, पर कैपिटा इनकम के बेस पे करती है। पर कैपिटा इनकम के बेस पे जब करती है तो वो 4 टाइप्स में करती है। फर्स्ट है निम्न आय वर्ग वाले देश। जो निम्न आय वर्ग वाले हैं, जिनकी क्या है,
बहुत कम है, ठीक है, आय, वो वाले देश। दूसरा है निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश, कम से थोड़ा सा ज़्यादा, उनको क्या बोलेंगे, निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश। तीसरा है उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देश, तीसरा क्या है, उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देश। और चौथा है उच्च आय वर्ग वाले देश, भैया जैसे अमेरिका वगैरह हो गया है ना, तो उच्च आय वर्ग वाले देश। इन चार आधार पे क्या करती है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन करती है। चार आधार होते हैं, ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति आय के आधार पे इन चार भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारा भारत है, क्योंकि हमें सिर्फ किसको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना है, ओके। सो इंडिया जो हमारा है वो किस आय वर्ग वाले उसमें आएगा, ठीक है, तो वो है सेकंड। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि निम्न मध्यम आय वर्ग वाला देश हमारा इंडिया है, ओके। तो ये हर साल चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने डाटा नहीं दिया, ठीक है। सो आप इतना याद कर लीजिए कि निम्न मध्यम आय वर्ग वाला देश मतलब अभी बहुत ज़्यादा विकसित तो है नहीं, विकासशील है, ठीक है, अपने प्रगति पर है, वो अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश के अंतर्गत आएगा कौन, हमारा भारत। तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। प्रति व्यक्ति आय तो आपको समझ में आई होगी, राष्ट्रीय आय क्या होती है उसकी बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम नेशनल इनकम की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको पता रहेंगे ना, तो उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए उन्हीं टर्म की बात कर देते हैं। पहला है राजनैतिक सीमा, ठीक है। उसके बाद 1 ईयर जो कि सबको पता ही है। फिर वस्तु एवं सेवा के बारे में, अंतिम मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य यानी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस क्या होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हाँ, राजनैतिक सीमा से ही ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे राजनैतिक सीमा से। राजनैतिक सीमा का मतलब क्या है, देखिए नेशनल इनकम सबसे पहले नेशनल इनकम निकालने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीडीपी निकालेंगे, है ना। उसके बाद नेशनल इनकम मतलब जो हमारी नेट नेशनल इनकम है उसको निकालेंगे, ठीक है। सो जीडीपी जो निकालेंगे ना, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जीडीपी ही आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले जब जीडीपी निकालेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, राजनीतिक सीमा के अंदर सारा काम होना चाहिए। अब राजनीतिक सीमा क्या होती है, तो देखिए राजनीतिक सीमा का मतलब होता है जो भी आपका घर है, ठीक है, उस घर के बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूपी है, ठीक है। यूपी में क्या होता है, कोई भी सामान, कोई भी चीज़ बन रही, कोई कंपनी कोई चीज़ बना रही है, तो यूपी की जो भी जीडीपी होगी ना, वो राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश यहाँ के जीडीपी में शामिल नहीं करी जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ कर देंगे, यूपी की यूपी में ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अब देखिए ये हो गया भैया यूपी की ले लिया। ऐसे ही सेम राष्ट्र पे होता है, कोई भी देश है वहाँ की जो जीडीपी होती है वो सिर्फ वहीं तक सीमित होती है। ये नहीं कि अगर भारत की जो जीडीपी है उसको कहाँ शामिल कर देंगे हम, चाइना की जीडीपी में शामिल कर दें, है ना, तो ये नहीं कर सकते। ये अपनी ही बाउंड्री के अंदर सारा काम होता है। चलिए थोड़ा समझते हैं। अब हमने कहा मान लीजिए ये क्या है, भारत है। सपोज ये मान लेते हैं क्या है, भारत है अपना, ठीक है, ये क्या है, भारत है अपना। अब इसमें कहा गया है कि राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा का मतलब क्या होता है भैया, ये तो हो गया भौगोलिक सीमा। राजनीतिक सीमा क्या होती है ना, मतलब जियोग्राफी जो है उसके अकॉर्डिंग ये सीमा हो गई। लेकिन राजनीतिक सीमा क्या होती है, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ जो सीमा है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है भैया, पानी है। तो ये जो पानी है यहाँ पर क्या मानेंगे सीमा, तो यहाँ पर देखिए नॉटिकल मील में डिवाइड किया गया है। सो 12 नॉटिकल मील तक, कहाँ तक, 12 नॉटिकल मील, जो 12 नॉटिकल मील है यहाँ तक हमारे भारत का क्या होता है, अधिकार होता है, हमारा अधिकार होता है, हमारे भारत का अधिकार होता है। सो अगर केरल का कोई आदमी इस 12 नॉटिकल मील के अंदर, ठीक है, कोई काम कर रहा है, मछली वाला काम कर रहा है, मछली प्रोडक्शन हो गया, या फिर मारने वाला कोई भी काम कर रहा है, तो यहाँ से जो भी इनकम होगी वो हमारे देश में शामिल करी जाएगी। समझ में आया आपको राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा का मतलब घरेलू, जो भी हमारी घरेलू सीमा है उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जो भी इनकम होगी वो कहाँ पर इन्वॉल्व करी जाएगी, हमारे जीडीपी में इन्वॉल्व करी जाएगी। तो राजनीतिक सीमा समझ में आया आपको। राजनीतिक सीमा क्या होता है, समुद्री एरिया में कहाँ तक होता है, 12 नॉटिकल मील तक होता है, यहाँ तक सारी राजनीतिक सीमा होती है। ये क्लियर हुआ। अब एक चीज़ दूसरी देखिए,
यहाँ तो हो गया हमारे घर का प्रोडक्शन। भैया हमारे घर में जो सारी चीज़ें बन रही हैं, जो भी चीज़ें, उनकी जो भी इनकम होगी वो जीडीपी में शामिल करी जाएगी। और राजनीतिक सीमा समझ में आ गया होगा कि सिंपली वो तो जीडीपी में शामिल करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये चीज़ समझ ले कि राजनीतिक सीमा क्या होती है, यानी घरेलू सीमा। घरेलू सीमा के बाहर हम कदम नहीं रखेंगे। अब मान लीजिए कोई चाइना की कंपनी है, ठीक है, कोई चाइना की कंपनी है, हमारे देश में क्या कर रही है, आके बिस्किट बना रही है। सपोज मान लेते वो क्या कर रही है, बिस्किट बना रही है। तो बेशक वो बाहर की है, लेकिन हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर काम कर रही है ना, हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर काम कर रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको अपनी जीडीपी में शामिल करेंगे। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, ठीक है, कोई भी एरोप्लेन है, वो क्या भारत से उड़ान भर के कहाँ जा रहा है, किसी भी अदर कंट्री में, मान लीजिए दुबई गया, ठीक है, कोई भी भारत का एरोप्लेन है और वो कहाँ गया, दुबई गया किसी को छोड़ने, और छोड़ के क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो दिमाग में आता है कि ये तो हमारी जो राजनीतिक सीमा है उसको क्रॉस कर गया, क्या हम इसके इनकम को शामिल करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से किसका जो हक है उस एरोप्लेन पे, तो वो है हमारे इंडिया का, हमारे भारत का। दो चीज़ें आपको समझ में आई। अगर बाहर की कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर काम कर रही है, कोई भी प्रोडक्शन कर रही है, कोई चीज़ बना रही है, तो उसकी भी जो भी इनकम होगी उसको भी हम क्या करेंगे, अपनी जीडीपी में शामिल करेंगे। वो भी हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आएगा। अगर कोई भी एरोप्लेन बाहर किसी को छोड़ने जाता है और फिर से वापस आ जाता है, तो उसकी भी जो भी इनकम होगी उसको भी शामिल करेंगे, क्योंकि वो भी हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत ही आएगा। क्योंकि राजनीतिक रूप से किसका अधिकार है उस पर, हमारा अधिकार है। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है हमारे देश का है, लेकिन वो अमेरिका जाके काम कर रहा है, ठीक है, अब क्या इसकी इनकम को शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे सीमा को पार करके कहाँ गया, दूसरे देश में काम कर रहा है। जो हमारे सीमा को पार कर गया उसको हम अपनी राजनीतिक सीमा में, मतलब जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, वो हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत नहीं आएगा। आई थिंक आपको राजनीतिक सीमा क्लियर हुई होगी। हमने बोला कि नेशनल इनकम पढ़ने से पहले कुछ टर्म है जिनको हम लोग जान लेते हैं, तो हमारे जो नेशनल इनकम आगे की जो भी सारी चीज़ें हैं क्लियर होंगी। पहले हम यहाँ पे जीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले जीडीपी की बात करेंगे। और जीडीपी को पढ़ने से पहले ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। पहला राजनीतिक सीमा, मैंने बताया कि घरेलू सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, राजनीतिक सीमा बोलेंगे, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, अपनी जीडीपी में शामिल करेंगे। ये क्लियर हुआ आपको। आगे बात करते हैं 1 ईयर, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे है वस्तु एवं सेवा, गुड्स एंड सर्विस क्या होता है। तो पहले बात करते हैं वस्तु की। वस्तु वो चीज़ होती है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके बदले सिंपल बात करते हैं कि हमने पैसा दिया और हमें सामान दी गई, तो वो कहलाती है वस्तु। सपोज हमने बिस्किट खरीदा, मैंने क्या किया, दुकानदार को पैसे दिए, रुपए दिए और उसने हमें बिस्किट दिया, तो हमें क्या हुआ, पैसे के बदले सामान मिली, तो वो क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। सेवा क्या होती है, सेवा का मतलब हम पैसे दें लेकिन मुझे सामान ना मिले, हमें फील हो कि हाँ मुझे मिल गया, तो वो क्या कहलाती है, सेवा। एग्जाम्पल में जैसे हम अपने यहाँ से लखनऊ से कहाँ जाएं, अपने घर जाएं, बस के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, बस में बैठा और अपना पैसा वैसा दिया, उसने क्या किया, मुझे छोड़ दिया हमारे गांव में, ठीक है। अब वहाँ उसने मुझे छोड़ा है, बस नहीं दिया साथ में, मैंने बस को नहीं खरीदा, उसने हमारी सेवा की, पैसे लिया, बदले में क्या किया, सेवा किया, ठीक है। बस तो नहीं दे दिया कि लो भाई आपने पैसे दिया बस रख लो जाके, नहीं, उन्होंने सिर्फ क्या किया, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ा, हेल्प की हमारी। जैसे डॉक्टर हो गए, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हम पैसे देते हैं, वो दवा देते हैं, ठीक है, दवा नहीं लेंगे, मतलब वो हमें ठीक करते हैं, ठीक है, दवा देकर। सो हमने क्या किया, पैसे दिया डॉक्टर को, डॉक्टर ने हमें ठीक कर दिया, तो उन्होंने हमारी सेवा करी, हमने डॉक्टर को नहीं खरीदा पैसे देकर। क्लियर आपको? तो वो क्या कहलाएगी, सेवा कहलाएगी। बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना, जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम हो गया, ये सारा क्या है, सेवा है, ठीक है, सर्विस सेंटर के अंतर्गत आएगा, मतलब सेवा है सारी चीज़ें। जैसे टीचर हो गया, है ना, जैसे टीचिंग हो गई, तो टीचिंग में भी यही होता है, भाई सामने वाला आता है, हमें पैसे देता है, हम उसको पढ़ाते हैं, ये तो नहीं कि हम खुद ही चले जाते हैं उसके साथ, है ना। तो उसने मुझे पैसे दिए, हमने उसे पढ़ाया, उसने अपना सारा माइंड में भर लिया, उसने समझ लिया कि हाँ मुझे मिल गया, और वो चला जाता है, तो ये क्या है, सेवा है। तो आई थिंक वस्तु और सेवा दोनों क्लियर हुआ होगा। इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसे हम ओनली फील कर सकते हैं। ओके, आइए आगे बात करते हैं अंतिम मूल्य क्या होता है।
अंतिम मूल्य का मतलब क्या होता है, मतलब कि वो मूल्य जो उसके बाद फिर से उसका मूल्य ना चुकाना पड़े। जैसे एग्जांपल समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम खेती करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, आलू उगाया, उसके बाद आलू उगाने के बाद मैंने क्या किया, उसका समोसा बना लिया अपने ही घर में। आलू उगाया, समोसा बना लिया, और उसके बाद समोसा बनाने के बाद बेच दिया। सामने वाला जो भी पर्सन लेके गया उसको यूज़ कर लिया, उसको खा लिया, उसके बाद उसको नहीं बेचा उसने, तो वो क्या है, अंतिम मूल्य है, ठीक है, वो जोड़ा जाएगा। अब यहीं पर दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आलू उगाया, मुझे समोसा बनाना नहीं आता, कोई दूसरा इंसान हमसे आलू लेकर गया, तो जब लेकर गया तो ये मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा। लेकर जाने के बाद उसने क्या किया, सपोज चिप्स बना दिए। अब देखो यहाँ पर आलू लेकर गया, उसने क्या किया, चिप्स बनाया। चिप्स बना के यदि उसने खुद बेचा, ठीक है, उसने मार्केट में जाके खुद बेच लिया और यूज़ हो गई वो सामान, तो वो उसका अंतिम मूल्य होगा, ठीक है, बीच का नहीं जोड़ा जाएगा। ये नहीं कि जब मुझसे लेकर गया तो आलू की कीमत जोड़ ली जाएगी। क्लियर आपको? चिप्स बना के उसने क्या किया, बेच दिया, घर ही में चिप्स बना के बेच दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका अंतिम मूल्य हो जाएगा। लेकिन यदि वो आलू हमसे लेकर गया, उसके बाद किसी फैक्ट्री को दे देगा और फैक्ट्री ने बनाया, तो अब ये नहीं कि फैक्ट्री को देगा तो तब वो मूल्य जोड़ा जाएगा, नहीं। अब फैक्ट्री क्या करेगी, उससे चिप्स बनाएगी, उसके बाद बेचेगी, दुकानदार के पास आएगा, और दुकानदार के पास जब किसी उपभोक्ता के पास वो चीज़ उपभोग के लिए चली जाएगी, उसके लिए चली जाएगी, तो वो होता है उसका अंतिम मूल्य, यानी लास्ट कॉस्ट, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अंतिम मूल्य का मतलब क्या होता है। आगे है फैक्टर कॉस्ट, यानी लागत मूल्य क्या होता है। तो लागत मूल्य की बात करते हैं। लागत मूल्य का मतलब किसी चीज़ को बनाने में ओरिजिनल जितने पैसे लगे हैं वो क्या कहलाता है, लागत मूल्य कहलाता है। सपोज मुझे समोसा ही बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, समोसा बनाना है। समोसा बनाने के लिए हमने क्या किया, मैदा लिया, ठीक है, हमें मैदा लेना पड़ा और आलू लेनी पड़ी, ठीक है, और मसाला जो भी उसमें लगता है वो लेना पड़ा, और क्या लेना पड़ा, और तेल लेना पड़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगी। मान लीजिए 2 रुपये का मैदा लगा, 2 रुपये के आलू लिया मैंने, 2 रुपये का कोई एक समोसा बना रहे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और 2 रुपये का क्या लिया, तेल लिया। टोटल कितने रुपए हुए, 2 दूनी 4, 6 और 8, टोटल कितने रुपए हुए, 8 रुपए हुए। तो भाई ये समोसा में जो लागत मूल्य है वो कितना है, 8 रुपये, यानी टोटल जो हमने पैसे खर्च किए एक समोसा बनाने के लिए वो 8 रुपये खर्च किए, तो इसका जो फैक्टर कॉस्ट होगा वो क्या होगा, 8 रुपये होगा। अब देखिए ये सिर्फ अभी मैंने बनाया है, ठीक है, 8 रुपये मेरे लगे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, मार्केट में जाके बेचेंगे। मार्केट में जाके क्या करेंगे, इसको बेचेंगे। जब मार्केट में इसको बेचेंगे तो क्या करेगी, गवर्नमेंट इस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेगी। जब इसी फैक्टर कॉस्ट पे, ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा, और इसी फैक्टर कॉस्ट पे जब इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाता है तो वो कहलाता है मार्केट प्राइस। क्या कहलाता है, मार्केट प्राइस। आई थिंक ये 6 जो वर्ड यहाँ पे हैं क्लियर हुए होंगे। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले थोड़े से टर्म है, उसमें जीडीपी सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीडीपी पढ़ेंगे, जीडीपी के इससे सारी चीज़ें ही क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग जीडीपी पढ़ेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस होता है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है, ग्रॉस का मतलब होता है सकल, ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद होता है। तो इसको पढ़ने से पहले, जीडीपी को पढ़ने से पहले ये टर्म आने बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है राजनीतिक सीमा, यानी हम अपनी घरेलू सीमा के अंदर ही आने वाली चीज़ें जो हैं, वस्तु और जो सेवाएं हैं, उनका ही क्या करेंगे, जो भी इनकम है उसको ऐड करेंगे जीडीपी में अपनी, ठीक है। और ये भी बता दिया कि राजनीतिक सीमा क्या होती है। अगर समुद्र के में बात करी जाए, समुद्र में बात करी जाए तो 12 नॉटिकल मील तक हमारे भारत का अधिकार है, ठीक है, और यहाँ तो क्लियर ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। समुद्री एरिया में दिक्कत होती है तो यहाँ 12 नॉटिकल मील है। आगे बात करते हैं, ईयर को कोई दिक्कत ही नहीं है। वस्तु एवं सेवा की बात करी जाए तो वस्तु जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जिसके बदले हमें कोई चीज़ मिल जाए, कोई चीज़ मतलब कोई वस्तु मिल जाए, ठीक है। सेवा मतलब जिसे मिले ना उसके बदले में कुछ, लेकिन हमें फील हो कि मिल गया, ठीक है। अंतिम मूल्य की बात करते हैं। अंतिम मूल्य मतलब लास्ट
कोई भी चीज़ है वो एकदम लास्ट हो, उसके बाद वो कहीं ना बेची जाए, ठीक है। जो भोक्ता है, जो यूज़ करने वाला है, उसके पास लास्ट में मतलब उसके पास पहुंच जाए और वो यूज़ कर ले, तो वो मूल्य वहाँ पर जोड़ा जाएगा। मैंने बताया कि जब चिप्स बेच दिया किसी इंसान ने और सामने वाले ने खा लिया, तो जब वो चिप्स जो बेचा गया, किसी इंसान ने खा लिया, तो जो बेचा गया ना वो वाला मूल्य जोड़ा जाएगा, ना कि बीच वाला जोड़ा जाएगा कि जो व्यापारी था उसने आलू लिया, फिर किसी इंसान को दिया या फैक्ट्री को दिया, उसने चिप्स बनाया बेचा, तो बीच वाला नहीं जोड़ा जाएगा, हमेशा लास्ट वाला जोड़ा जाता है। उसका कारण है कि किसी भी चीज़ का मूल्य 2 बार ना जोड़ा जाए, ठीक है, इसलिए अंतिम मूल्य जोड़ा जाता है। लागत मूल्य का मतलब होता है ओरिजिनल रूप से किसी चीज़ को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए, वही क्या कहलाता है, फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है जब ये फैक्टर कॉस्ट है, इसमें गवर्नमेंट इनडायरेक्टली टैक्स ऐड कर देती है और मार्केट में जाके जब उसको बेचा जाता है, तो वही क्या कहलाता है, मार्केट प्राइस कहलाता है। इनडायरेक्टली जब टैक्स ऐड हो जाता है तो मार्केट प्राइस, और जब ओरिजिनली जो उसका लागत मूल्य है, जितने रुपए उसमें लगे हैं, तो वह फैक्टर कॉस्ट है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, आप नोट्स बनाना तो बना लीजिए, मैं सब समझाऊंगी इसको, ठीक है। आइए अब आगे बात कर लेते हैं जीडीपी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, जीडीपी के बारे में बात करेंगे। तो अब जीडीपी देखिए क्या होता है, सॉरी मेरा डस्टर तो दूर रखा है, चलिए कोई नहीं। देखिए अब जीडीपी आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। जीडीपी क्या होता है, देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ओके। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। अब इसकी डेफिनेशन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। देखिए जीडीपी क्या होता है, हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत यानी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित होने वाली सभी वस्तु एवं सेवा जो होती है उनका अंतिम मूल्य, ठीक है। ये रुपये में कन्वर्ट किया जाता है बाद में, मौद्रिक मूल्य मार्केट प्राइस पे, ठीक है। सो हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। क्या लिखने की ज़रूरत है आपको या मुझे लिखाने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। ये जो टर्म आपने पढ़े इसी से सारी चीज़ें क्लियर हो गई है ना। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए मैथ्स है, उसमें क्या करते हैं, कोई चीज़ मतलब टोटल को क्या बोला जाता है, टोटल या सम बोल दिया जाता है ना, लेकिन इकोनॉमी में टोटल या सम नहीं बोला जाता, यहाँ पे ग्रॉस बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जी मीन्स ग्रॉस होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद हो गया, हिंदी में इसको बोलेंगे। और इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, होता क्या है, तो सिंपली जो अभी मैंने टर्म बनाया है, टर्म बताया आपको, इन्हीं से इसकी डेफिनेशन बन गई। हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होगा वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। क्लियर हुआ आपको जीडीपी क्या है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसी से ये डेफिनेशन बन गई, ओके। सो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम आगे थोड़ा सा रुक के ही बात करेंगे क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा, डस्टर दूर है ना, तो वो ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट अपना ले लिया होगा, लिखना होगा तो लिख लिया होगा। जीडीपी को मैंने क्या बताया कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, मैंने बताया कि किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में, ठीक है, सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है वही क्या कहलाता है, जीडीपी होता है। और जीडीपी जो होता है वो क्या बताता है, अगर जीडीपी बढ़ा तो वो क्या बताता है, उस देश का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हुआ, ठीक है, उसमें वृद्धि हुई। अगर कम हुआ तो प्रोडक्शन में कमी को दर्शाता है, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो लोगों का रहन सहन अच्छा होगा, है ना, रोजगार मिलेगा लोगों को, ज़्यादा पैसे मिलेंगे ज़्यादा तो उनका रहन सहन अच्छा हो जाएगा, है ना, बेरोजगारी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाता है जब जीडीपी बढ़ता है, और जीडीपी जब घटता है तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि प्रोडक्शन में कमी हुई, है ना, बेरोजगारी बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ें जो लोगों का रहन सहन है वो भी उस स्तर में भी कमी हुई। तो ये चीज़ दिखाता है क्या, जीडीपी दिखाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए
जैसे मान लीजिए कोई भी विदेशी, अभी मैंने बताया था राजनीतिक सीमा दोनों करके बताया था आपको, कोई विदेशी है वो अपने यहाँ है, काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें। देखिए मान लीजिए कोई हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश की कोई कंपनी है, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं देसी कंपनी, क्या लिखेंगे, देसी कंपनी, ठीक है। मान लीजिए कोई देसी कंपनी है हमारे देश की, कोई भी ले लीजिए, आप टाटा ले लीजिए, ठीक है, हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ देसी कंपनी बोल रहे हैं। उसने क्या किया, 100 रुपये कमाया। कितने रुपए कमाया, 100 रुपये। और कोई विदेशी कंपनी है जो हमारे भारत में क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है, हमारे भारत में अपना प्रोडक्शन कर रही है, बिस्किट बना रही है, कुछ भी बना रही है, मान लीजिए मोबाइल बना रही है, ठीक है। कोई देसी कंपनी है जो कि 100 रुपये कमा रही है, कोई विदेशी कंपनी है जो कि कितने रुपये कमा रही है, 50 रुपये कमा रही है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है। कितने रुपए, 50 रुपये कमा रही है। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कोई भी मान लीजिए हमारा देश है, ठीक है, तो हमारे देश के अंदर तो जो लोग हैं उनकी तो हम इनकम को ऐड करेंगे ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बाहर का अगर कोई हमारे देश के अंदर काम कर रहा है और हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर है, तो हम उसकी भी इनकम को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, उसकी इनकम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन हमारे देश का अगर कोई बाहर काम कर रहा है, हमारी राजनीतिक सीमा से बाहर है, तो उसकी इनकम को हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी राजनीतिक सीमा से बाहर है, और कोई बाहर का हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर है, तो उसकी इनकम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जीडीपी का मामला है, ठीक है, मतलब जीडीपी में ऐसा किया जाता है। मैंने बताया देसी कंपनी 100 रुपये कमाती, विदेशी 50 रुपये कमाती है, तो टोटल हमारा जीडीपी क्या हो जाएगा, तो टोटल हमारा जीडीपी जो होगा वो हो जाएगा 150 रुपये। आई थिंक ये क्लियर हुआ आपको। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम दिनेश है, क्या नाम है, दिनेश नाम है, और वो कहाँ रहता है, चीन में रहता है, चीन या अमेरिका मान लीजिए, और वो कमाता है 20 रुपये। कितना कमाता है, 20 रुपये कमाता है। लेकिन ये कहाँ रहता है, चीन में रहता है, हमारे देश का। हमने पढ़ा है कि हमारी राजनीतिक सीमा से अगर कोई बाहर गया तो उसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इनकी जो इनकम होगी इसको हम ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ क्या किया हमने, इन दोनों की इनकम को ऐड किया, तो जीडीपी कितनी हुई, 150 हुई, ठीक है। अब देखिए ये जो जीडीपी निकलती है वो मार्केट प्राइस पे निकलती है, ठीक है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड होते हैं। सो ये जीडीपी जो आई वो कितनी आई, 150, वो भी किसमें, मार्केट प्राइस पे। और मार्केट प्राइस क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, ये मार्केट प्राइस पे है। अब ये बताइए ये 150 है मार्केट प्राइस पे, इसमें इनडायरेक्ट जो टैक्स हैं क्या वो भी प्रोडक्शन है, नहीं है, है ना, क्योंकि टैक्स प्रोडक्शन थोड़े ना होता है, ओरिजिनल प्रोडक्शन तो हमारा टैक्स माइनस करेंगे तब होगा ना। तो हम जब जीडीपी पर, ये जीडीपी किस में निकली है, मार्केट प्राइस पर निकली है। और जब जीडीपी पर हम क्या करते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं गवर्नमेंट जो लगाती है, उसको जब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, जब उसको माइनस करते हैं तो तब क्या निकलेगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, लागत मूल्य निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट। ये क्लियर हुआ आपको। हम जीडीपी किस में निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो भैया वो प्रोडक्शन नहीं है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हुआ जीडीपी, इसमें दो चीज़ें शामिल हैं भैया, यहाँ पे देसी कंपनी और विदेशी कंपनी जो हैं इनके दोनों के इनकम यहाँ पे शामिल है। अब बताइए देसी कंपनी भैया ये तो अपने ही देश का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अपने ही देश में रहेगा। लेकिन जो विदेशी कंपनी है ये क्या करेगी, जो भी मुनाफा कमाएगी वो अपने देश ले जाएगी, अपने देश को भेजेगी, है ना। इससे क्या होगा, सिर्फ हमें टैक्स ही तो मिलेगा और कुछ तो नहीं मिलेगा ना। सो ये जितना सारा मुनाफा है क्या करेगी, अपने देश ले जाएगी। तो ये क्या हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, इसका जो इनकम है इसको माइनस करेंगे। जब इसका इनकम हम माइनस कर देंगे तो हमें ओरिजिनल जो हमारी इनकम है वो समझ आएगी, कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब देखिए ये तो विदेशी कंपनी का समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ये दिनेश है चीन में रहते हैं, ये 20 रुपये कमाते हैं, ठीक है, बेशक देश से बाहर हैं, 20 रुपये कमाते हैं, लेकिन इनके बाल बच्चे तो होंगे ना हमारे देश में। तो ये क्या करेंगे भैया, कुछ पैसा तो भेजेंगे ना हमारे देश को। जब ये भेजेंगे तो वो तो फिर हमारे देश में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये बेशक बाहर है लेकिन हमारे देश में भेजेगा पैसा, तो हम क्या करेंगे, इनकी इनकम को ऐड करेंगे। सो अब क्या होगा, जो हमारी जीएनपी आ जाएगी, ठीक है। जीडीपी में जब हम ये जो विदेशी कंपनी है, जो विदेशी चीज़ें हैं उनको जब माइनस कर देते हैं तो वो जीएनपी में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है।
तो टोटल हमारी जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देसी कंपनी हमारे जो देश में कंपनी थी उसकी 100 हो जाएगी और ये कितनी है 20 है, तो अब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। देखिए यहाँ 150 ज़्यादा दिख रहा था ना, लेकिन यहाँ पे हो गया कम, है ना, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ हो गया कम, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे थे, विदेशी कंपनी की जो इनकम थी उसको भी हम क्या कर रहे थे, यहाँ ऐड कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन ओरिजिनल कितना है 120 हुआ। तो देखिए जो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है इसमें जब हम क्या करते हैं, जो विदेशी कंपनियाँ हैं, ठीक है, जो विदेशी कंपनियाँ हैं उनकी जो भी प्रोडक्शन है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, उनका जो इनकम है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं और जो बाहर, जो हमारे देश के लोग बाहर रह रहे हैं उनकी जो इनकम है उसको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है। बाहर वाले रमेश हैं यहाँ पर, ठीक है, रमेश दिनेश जो भी है नाम लिया है, सिर्फ आपको समझ में आया कि जीडीपी हमने क्या किया, फैक्टर कॉस्ट में निकाला, लेकिन इसमें क्या है, विदेशी कंपनियां जो हैं उनका जो भी इनकम है वो भी इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे और उसके बाद जो बाहर लोग हमारे देश में रह रहे हैं तो उनकी इनकम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो तो हमारा प्रोडक्शन है ना। उसको ऐड करेंगे तब ये जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है, जीएनपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, जीएनपी में, फैक्टर कॉस्ट। इतना क्लियर हुआ आपको, ये किस में कन्वर्ट होगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको क्या किए, यहाँ पर माइनस कर दिए थे। फैक्टर कॉस्ट में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन एक चीज़ और है, अब यहाँ पर अभी भी नेशनल इनकम जो ओरिजिनल है वो नहीं निकली है। अब ये क्या दिक्कत हो गई भाई, यहाँ तो मुझे समझ में आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स था तो वो हटा दिया, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में बदल गया, विदेशी चीज़ें थी और जो हमारे देश के बाहर थे उनको ऐड किया और विदेशी वालों को बाहर कर दिया, तो जीएनपी में कन्वर्ट हो गया, समझ आ गया। लेकिन अभी भी क्या दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि कोई भी चीज़ बनाओ उसमें टूट फूट भी होती है ना। जैसे मान लीजिए ये मार्कर मैंने बनाया तो कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मान लीजिए समोसा बनाते हैं तो सारे के सारे तो बिक नहीं जाते, कुछ ख़राब भी तो हो जाते हैं ना। तो जो ख़राब हो जाते हैं, किसी भी कारणवश नहीं बिक पाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो हम उनको माइनस भी तो करेंगे ना। अगर टोटल जोड़ लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो तो हमारा प्रोडक्शन नहीं हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होता है, यानी जो ह्रास बोलते हैं उसको, ठीक है, ह्रास, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब जीएनपी जो है इसमें हम ह्रास को माइनस कर देते हैं तो ये जीएनपी कन्वर्ट हो जाता है एनएनपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल, ठीक है, प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट। और ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। मैंने बताया जीएनपी, जब हम इसमें जो मूल्य ह्रास होता है, जो चीज़ें टूट फूट जो होती है, जब उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तब ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एनएनपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी इसको बोलेंगे हिंदी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे। तो ये है हमारा ओरिजिनल नेशनल इनकम। आई थिंक आपको जीडीपी से कैसे हम एनएनपी तक पहुँचे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक चीज़ यहाँ पर और रख लीजिए दिमाग में कि जब हम इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जब ये माइनस करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना, छूट देती है। सब्सिडी मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ पूरी तैयार हुई बिकने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई भी कंपनी, मान लीजिए यूरिया है, ठीक है, यूरिया बना रही कंपनी कोई, तो उसने क्या किया, टोटल जो लागत सारी चीज़ें तैयार हुई बन के मार्केट में बेचने के लिए कितने 100 रुपये की तैयार हुई भैया, है ना। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, आप हमारे किसान जो हैं, किसान भाई जो हैं, उनको ना थोड़ा फ्री कर दो, थोड़ा सा छूट दे दो, हम आपको जो भी जो छूट दोगे आप, मान लीजिए 40 रुपये, ये 60 रुपये की बेच रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप 60 रुपये की बेचो, जब किसान लेने आए तो उनको 60 रुपये की देना, और ये जो 40 रुपये है ना वो हम आपको देंगे, अपनी तरफ से देंगे। तो यही कहलाता है सब्सिडी। लेकिन ये यहाँ तो छूट दी जाती है, लेकिन जब जीडीपी निकाली जाती है तो वहाँ पे ये 40 रुपये क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी तो उनका प्रोडक्शन होता है। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि ये सब्सिडी दी तो जाती है, यहाँ तो ठीक है छूट दी जाती है, लेकिन जब जीडीपी निकाली जाती है तो वहाँ पे इसको ऐड किया जाता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्विकली रिवाइज करते हैं। देखिए जीडीपी क्या होती है, हमारी जो घरेलू सीमा है, जो राजनीतिक सीमा है, उसमें एक साल के अंतर्गत जो भी वस्तु और सेवाएं होती हैं उनका अंतिम मूल्य मार्केट प्राइस पर, ठीक है, अंतिम मूल्य जो होता है वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। और ये जीडीपी जो है हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर कॉस्ट में निकालेंगे, है ना, एफसी पर निकालेंगे। फैक्टर कॉस्ट में निकालेंगे तो जो भी फैक्टर कॉस्ट में निकालने के लिए क्या होता है भैया, मार्केट प्राइस से टैक्स हटाना पड़ेगा, तो टैक्स हटा देंगे और सब्सिडी जो दी गई भैया उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन विदेशी जो कंपनियां हैं उनका जो भी प्रोडक्शन, उनकी जो भी इनकम है वो भी इसमें इन्वॉल्व है ना। और जो हमारे देश के लोग बाहर हैं उनके इनकम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो जबकि वो क्या करेंगे, हमारे देश में पैसा भेजेंगे तो वो भी तो हमारा प्रोडक्शन हुआ ना। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, विदेशी कंपनियों की जो इनकम है उसको माइनस किया जाएगा और बाहरी जो है चीज़ें, बाहर जो लोग हैं उनकी जो इनकम देश में आ रही है उसको ऐड किया जाएगा। जब इसको ऐड कर दिया जाएगा तो ये जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीएनपी में, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, जीएनपी में कन्वर्ट होगा। और ये जीएनपी अभी भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, ठीक है, मतलब जो इनकम है हमारे देश की पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाई जाए उसमें टूट फूट भी होती है ना। तो इसमें जब टूट फूट, जीएनपी में टूट फूट जो मूल्य ह्रास है, यानी जो भी टूट फूट है, डेप्रिसिएशन है, उसको माइनस किया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनएनपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और यही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल। Thank you for watching my video, friends.